गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे नदी की शिलाकृतियाँ और नदी के कार्य। नदी से संबंधित जो भी हमारे भौगोलिक भूगोल के तथ्य हैं उनका अध्ययन करने की हम इसमें शामिल करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो अब देखो इसमें क्या क्या है। नदी के कार्य, अपर प्रारूप, भू आकृतियों का विस्तृत विश्लेषण है इस टॉपिक में। देखो नदी की परिभाषा में देखो, नदी क्या होता है? एक चैनल होता है, यानी कि एक ढाल के अनुसार जो बहुत सारी बरसात की धाराएं होती है। जैसे पर इस पूरे रीजन में बरसात हुई तो ये पूरा पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो एक जिस चैनल से जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नदी। अब देखो इसमें एक है जल संबर यानी वाटरशेड या डिवाइड, दो नदी बेसिनों को अलग करने वाली उच्च भूमि। यानी कि एक नदी इधर है तो एक नदी इधर है, इन दोनों को अलग करने वाला जो ऊंचा एरिया है, ऊंची भूमि है, उसको हम क्या बोलते हैं? जल संबर। नदी बेसिन, नदी बेसिन क्या है? वह संपूर्ण क्षेत्र जिसका जल एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर ले जाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नदी बेसिन। जैसे भी एक ही मुख्य नदी है, उसके ये आसपास की नदियां हैं, सहायक नदियां, तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये हमारा नदी बेसिन। देखो आधार तल, नदी का आधार तल क्या होता है? नदी का आधार तल जहाँ पर उसकी अपरदन क्रिया की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी इसके बाद इसकी पानी की लेवल नीचे जाएगी, सागर लेवल यानी समुद्र तल पे आ जाती है। तो यहाँ से जब पानी क्या है, जब तक धीरे जब तक बहता है, जब तक ऊंचाई पे रहता है, जब समान लेवल पे आ जाता है तो क्या होता है? पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है या रुक जाता है, तो उसे बोलते हैं हम आधार तल। अब इसके मुख्य कार्य, नदी का मुख्य कार्य क्या है? नदी का मुख्य कार्य है पदार्थों को पर्वत से लेकर सागर में ले जाना। नदी का मुख्य कार्य अपरदन क्रिया करके यहाँ से निक्षेपण करके यहाँ पर लाना, ये सारा का काम नदी का कार्य है। देखो नदी, नदी क्या है? जल का एक प्राकृतिक प्रवाह जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल के अनुरूप बहता है। यानी कि मैंने बताया था ना पहले कि ये पूरा एरिया है तो इसमें पूरे में बरसात है, तो ये बरसात किसी गुरुत्वाकर्षण ढाल के कारण एक जगह एक लाइन में बहने लग जाता है, एक घाटी में, तो उसको क्या बोलते हैं? हम नदी। अब इसके प्रदेश से क्या क्या होते हैं? इससे अपर्दन होता है, परिवहन होता है और निक्षेपण होता है। अपर्दन यानी काटना, पानी के प्रेशर से कटा होना। परिवहन यानी उसको उस जो कटा हुए मलबे को, रेत को, कंकड़ पत्थर को कहीं और पे ले जाना, परिवहन। निक्षेपण यानी जमाव, यानी कि जमाव करना। क्या करना? जमाव करना। वो नदी की तीन अवस्थाएं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। नदी की युवावस्था में कौन सी घाटी बनती है? व्याकारी घाटी, जिसमें क्या है? ढाल के साथ खड़ी ढलान होता है, तीर आता है, और कंकड़ पत्थर कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं सेडिमेंट। तीरू ढाल, तेज गति, ऊर्ध्वाधर कटाव और वी आकार का घाटी, इसमें बाढ़ का मैदान नहीं होता। जबकि यु प्रौढ़ावस्था में चवंती यु आकार की घाटी, यानी कि ये घाटी दोनों तरफ से चौड़ी होने लग जाती है और संकीर्ण मैदान भी बन जाते हैं, बाढ़ के मैदान दोनों तरफ। मध्यम प्रवाह होता है, मध्यम ढाल होता है और पार्श्व अपर्दन, यानी कि क्षैतिज अपर्दन चालू हो जाता है दोनों तरफ। फिर आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में प्रवाह अत्यंत धीमा हो जाता है, जैसे बुढ़ापे में आदमी का चलना फिरना कम हो जाता है, बहुत धीमा धीमा हो जाता है। युवावस्था यानी बालकपन में तो बच्चा उछल कूद करता है, प्रौढ़ावस्था में सोच समझ के भाई ये नहीं हो जाए, गिर नहीं जाऊं, ये सोच सोच के काम करता है, मगर वृद्धावस्था में बहुत धीमा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? विस्तृत युवाकार बन जाता है और चौड़ा मैदान बन जाता है। इसमें अत्यधिक निक्षेपण कार्य होगा और जो चौड़े चैनल होंगे वो उतले होंगे, क्योंकि नीचे क्या होगा? मलबा भर जाएगा, उसमें कंकर पत्थर जलोढ़ भर जाएंगे। नदी के कार्य, नदी के देखो त्रिआयामी कार्य। एक तो क्या है? अपरदन क्रिया यानी कटाव, परिवहन यानी इसको ले जाना, और निक्षेपण यानी जमाव करना। निक्षेपण यानी जमाव करना, क्या करना? जमाव करना। तो ये तीन क्रिया है, काटना, ले जाना और जमाव करना। उसको क्या बोलते हैं हम? अपरदन। काटने को क्या बोलते हैं? अपरदन, कटाव की क्रिया को। और ले जाने की क्रिया को बोलते हैं परिवहन, और जमाव करने की क्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। अब देखो, अब ये अपरदन की क्रिया में क्या क्या होता है? एक तो जल गति क्रिया, यानी कि जल के प्रवाह से एक जो जल का प्रेशर होता है, और जैसे भंवर बनता है ना जल का, उसी कारण एक किरवन क्रिया होती है, जिसे हम
दही दही को मत्थे ना, तो उसमें से एक तरफ ब्रो बनता है, वैसे पानी में भंवर बनते हैं, तो उसके कारण चट्टान टूटती है, उसको बोलते हैं जल प्रतिक्रिया। अपघर्षण यानी मलबे द्वारा रगड़ रगड़ के, जो पानी के साथ जो बेरा है वो मलबा रगड़ रगड़ के जो तली है उसको रगड़ता है और काटता जाता है, उसको बोलते हैं अपघर्षण। सन्निकर्षण, जब कंकर पत्थर खुद आपस में ही टूटने लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सन्निकर्षण। घुलन यानी घुल के, जल में घुलते हुए पार्टिकल निलंबन होते हुए रहते हैं, उनको बोलते हैं घुलनशील यानी सॉल्यूशन। निलंबन देखो, ये लटकते हुए करते हैं। परिवहन, कर्षण यानी लुढ़क लुढ़क कर, उत्परिवर्तन उछल उछल कर। निलंबन सूक्ष्म जल में, विलीन यानी घुल कर। नदी का वेग, नदी का वेग देखो, नदी का जो निक्षेपण काम कब होता है? जब वेग और ऊर्जा कम होने पर लगे, भार का जमाव ज्यादा हो जाए, यानी कि न कंकड़ पत्थर तो बढ़ते जाए और ऊर्जा कम हो जाए, यानी ढाल कम हो जाए, पानी का प्रेशर कम हो जाए, तब क्या होगा? निक्षेपण क्रिया। नदी घाटियों का वर्गीकरण देखो, नदी घाटी कैसे कहते हैं? नदी का वर्गीकरण जैसे देखो, एक ढाल के अनुरूप बहती है, उसको क्या बोलते हैं? अनुवर्ती, जो नदी के ढाल के अनुरूप चलती है। परवर्ती, जो कमजोर चट्टानों और संरचनाओं की रेखाओं के आधार पर बहती है, उसको बोलते हैं परवर्ती। पूर्ववर्ती, जो अपने पुराने मार्ग पर बहती है, जैसे कि अपनी सिंधु नदी है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, ये अपने पुराने मार्ग से बहती है। पहले नदी इधर बहती थी, बीच में हम हिमालय आया, तब भी घाटी बना के अभी भी इधर ही बह रही है, उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। और अध्यारोपित नदी, जो पुरानी चट्टानी संरचना है उस पर आधारित होती थी, जैसे पर्वत पठार में गोदावरी नदी है, ये है, तो अध्यारोपित नदी होती है, उसको बोलते हैं अध्यारोपित नदी। अब ये देखो, यहाँ पर दे रखा है पूर्ववर्ती नदी का स्ट्रीम विकास दे रखा है। पूर्ववर्ती के लिए जो देखो, यहाँ पर ये नदी इधर बहती थी, अभी बीच में पर्वत उठ गया, तो फिर भी ये नदी इधर ही बह रही है, उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। ये प्रारंभिक में इसका कैसा था हिसाब, मगर बीच में क्या है, ये उठ गया था ना, फिर भी उसी ढाल पे बह रही है, यानी घाटी बना दी इसने। अफवाह के प्रारूप कौन कौन से देखते हो? वृक्षाकार, पेड़ों की शाखा जैसा अनियमित आकार, आकृति, समान चट्टानी संरचना वाले क्षेत्रों में। एक जालीनुमा संरचना, मुख्य और सहायक नदियों पर समकोण पर मिलती है, कठोर और मुलायम चट्टानों की पट्टियों में, जैसे ये समकोण मिलती जाती है, उसको बोलते हैं हम जालीनुमा। आयताकार, समकोण ब्रंश या दरारों पर, ये क्या है? घेरी दरारें होती है प्लेट वेट की तरह, तो ब्रंश यानी चट्टानों की बड़ी बड़ी घाटियों में, तो उसको बोलते हैं आयताकार। अब देखो, आरियल या रेडियल, किसी केंद्रीय गुंबद या ज्वालामुखी से चारों दिशा में बाहर की तरफ, उसको क्या बोलेंगे? आर्य। जबकि इसका विपरीत होता है अभिकेंद्री, यानी कि चारों तरफ से, जैसे सामर झील में गिरती है, चारों ओर से केंद्रीय गर्त में गिरने वाली नदी है, सामर झील में गिरती है ना, वैसे उसको बोलते हैं अभिकेंद्री। वलयाकार, गुंबद के चारों ओर वलय या छल्ले के रूप में, उसको बोलते हैं वलयाकार। नदी का विकास और नदी अपहरण, नदी अपहरण क्या है और नदी का विकास क्या है? देखो, घाटी का विकास कैसे होता है? जैसे जैसे उसका हेड ओरिजिन है, सिर ओरिजिन, हेड ओरिजिन है, सिर संपर्दन होगा ऊपर की तरफ से, ये जैसे जैसे ये नदी है, इधर इधर से ये कटने लग गया, तो ये क्या हुआ? धीरे 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 एक एक तिकोना बन जाएगा, तो नदी की घाटी का विकास होगा नहीं होगा? दोनों सबसे कटते कटते, उसको बोलते हैं हम नदी घाटी का विकास। देखो, नदी अपहरण क्या है? नदी अपहरण के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे खेत, ये खेत है, दो खेत में दो नालियां बना रखी है पानी की, है ना? अब दो नालियां बना रखी है, अब दोनों नालियों में पानी फुल भरा हुआ है, अब इसका निकास इधर हो गया, और ये जैसे जैसे पानी का निकास हो रहा है, तो ये नीचे कटाव करती जाती है, जैसे एक्स्ट्रा, तो जैसे जैसे इसकी लेवल से अगर नीचे जाती है, तो ये पानी इधर आ जाएगा, तो ये पूरी नाली, इसका नाली का पानी आकर न जाके इधर आ जाएगा, क्योंकि इसने ज्यादा कटाव किया तो नीचे की तरफ फ्लो कर लिया, तो ये आगे तो क्या थोड़ा ऊंचा है, बल्कि इधर रास्ता बना वो नीचे था, तो सारा पानी इधर आ गया, तो उसको बोलते हैं नदी अपहरण। और नदी अपहरण किसने किया? जो नदी खुद नदी जल चुराती है, उसको बोलते हैं हम अपहर्ता नदी, और जिसका हरण हुआ है और उसको मतलब बेहेडेड है अपहृत नदी।
ठीक है। और अपहरण के मोड को क्या बोलते हैं, एल्बो कैप्चर। ये देखो ये वाला एरिया जो क्या है, एल्बो कैप्चर है। ठीक है। और पवन दरार, जहाँ पर नदी की घाटी सूखी घाटी रह जाती है, यानी जो वाले ये एरिया है इसको बोलते हैं हम नदी, और क्या विंड, विंड गैप है ना। ये देखो इसमें डायग्राम में दे रखा है, ये अपरत नदी, विंड गैप, अपराता नदी। ठीक है। नदी पुनर्यौवन एवं नदी मार्ग परिवर्तन। पुनर्यौवन मतलब देखो कब होता है पुनर्यौवन, कारण क्या है इसका, एक तो विवर्तनिक घटना के कारण उत्थान हो गया, क्या सागर तल में गिरावट हो गई, यानी कि एक देखो इस लेवल पे आके नदी अपना जल लेके लास्ट सीमा तक लेके आती है, मगर इस एरिया को हम कटने के बाद ही नीचे हो गया, अगर इसको हम ऊपर उठा दें तो भी नदी को दोबारा ढाल बन जाएगा, या फिर इस वाले एरिया को हम नीचे लेके जाएं तब भी ढाल बन जाएगा। तो नदी के ढाल को दोबारा बनाना, एक बार कटने के बाद फिर दोबारा बन जाए किसी कारण हो, जैसे प्योर प्लेट होती हो या समुद्र तल हो या आधार तल में गिरावट हो उसके कारण, तो उसे हम बोलते हैं पुनर्यौवन, यानी ढाल वापस गुरुत्व ढाल ज्यादा हो जाए। विवर्तनिक हलचल या समुद्री तल में गिरावट के कारण नदी के ढाल में अचानक वृद्धि, जिससे नदी अपनी व्यवस्थाओं के गुण ऊर्ध्वाधर कटाव को फिर से प्राप्त कर लेती है, इसे हम बोलते हैं पुनर्यौवन। इसकी विशेषता देखो, प्रमुख विशेषता एवं परिणाम। ढाल में परिवर्तन के बाद बिंदु पर निक पॉइंट का निर्माण होता है, जैसे कि देखो एक ये ढाल था, अब कटने के बाद ये एकदम सिंपल हो गया। अब देखो अगर फिर यहाँ से वापस कटना चालू हो गया इस एरिया में, तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, निक पॉइंट या नया पॉइंट बन जाएगा दोनों के अंदर। बाढ़ के संक्रमण मैदान और नदी वेदिकाएं, बाढ़ के संक्रमण मैदान बन जाते हैं और नदी वेदिकाएं बन जाती है, क्योंकि नदी वेदिका दोनों तरफ क्या है, ये पोर्शन दोबारा कटने लग जाता है ये, तो उसको बोलते हैं नदी वेदिका। देखो इसमें भी दे रखा है नदी वेदिका, ये नदी वेदिका ये वाली, ये क्या है, नदी वेदिका। और ये बीच में अधिक विसर्ग है, बेस लेवल है यानी सागर तल है। नदी की घाटी देखो, नदी की इसला करती है, अपरदनात्मक इसला करती है, जिसमें भी आकारी घाटी देखो, जब नदी ऊर्ध्वाधर कटाव करती है ना, सीधा कटाव करती है, तो क्या बनता है, डाउन कटिंग से खड़े ढाल बनते हैं, ये ढाल बन जाएंगे दोनों, तो इसको क्या बोलेंगे, वी आकार की घाटी। गोद, जब अत्यंत गहरी हो जाए, ये और गहरी हो जाए, ये यहाँ का जो पूरा ढाल ये समाप्त होके एकदम सीधा हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, गोर्ज। ये सिंधु घाट जो बना है ना, केनियन घाट का विस्तृत स्तूप, अगर सीढ़ी नु इसके ढाल कैसे सीढ़ी नुमा होते हैं, मगर ये क्या है और गहरा रूप हो जाता है, विस्तृत रूप हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है। देखो जलप्रपात, जलप्रपात क्या है, ढाल में अचानक गिरावट, कठोर चट्टानों के नीचे मुलायम चट्टान कटने से बनता है। अब देखो ये क्या है अपना जलप्रपात, जो ऊपर से जो पानी गिर रहा है ये क्या है अपना जलप्रपात, इसको हम बोलते हैं झरना। क्या बोलते हैं, झरना, हमारी देसी भाषा में। निक पॉइंट, निक पॉइंट नदी के अनुदिश ढाल में तीखा बदलाव, यानी कि निक पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से पहले ए लेवल थी, फिर उसके बाद दूसरी लेवल बन गई, उस इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, निक पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इस पॉइंट को, निक पॉइंट। देखो कौन सा है निक पॉइंट, ये देखो एक तो ये लेवल है इस नदी की, और एक ही नीचे की लेवल है, तो ये दोनों के पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, निक पॉइंट। अवनमन कुंड, अवनमन कुंड ये जो पानी के ऊपर प्रेशर के गिरने से जो गड्ढा बना है, जहाँ भी हम झरना देखने जाते हैं देखते हैं नीचे एक कुंड होता है, तो उस कुंड को क्या बोलते हैं, अवनमन कुंड। और इसी कुंड के जैसे बहाव के कारण छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जल वृत्तिका। और जब नदी के तल में कठोर चट्टान मुलायम आती है, तो यहाँ पर एक देखो सीढ़ी, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा हल्की हल्की सी छोटे छोटे जलप्रपात बन जाते हैं, या फिर इसके पीछे होने से भी ऐसे छोटे छोटे जलप्रपात बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम सिक्रिका। प्रौढ़ावस्था की श्लाघ्यता, प्रौढ़ावस्था में क्या बनती है, संरचनात्मक पीठिकाएं या संरचनात्मक सोपान, नदी घाटी में क्षैतिज रूप से बिछी कठोर और मुलायम चट्टानों के असमान कटाव से बनी सीढ़ी नमस्कार।
देखो इसमें एक तरफ तो क्या है मुलायम चट्टान, एक तरफ कठोर चट्टान। मुलायम कठोर चट्टानें होती है। तो मुलायम तो पहले कट जाती, कठोर कटती नहीं, तो क्या है सीढ़ी नुमा संरचना बन जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं संरचनात्मक पीठिका है। और इसी इसका इसका कैसा ही रूप क्या है? वेदिका। मगर ये किसके कारण बना? ये ढाल के कारण, ढाल परिवर्तन के कारण। कि पुनर्यौवन आया, पानी बढ़ा, घटा, ढाल बढ़ा या घटा, तो उसके कारण बनने वाली को क्या बोलते हैं? नदी वेदिका। ये दोनों सेम है, मगर ये क्या है? एक संरचनात्मक रूप से बना है, और ये किसके रूप से बना है? बल के बने ढाल के अनुसार, प्रवाह के अनुसार बना है। अब देखो अर्धकर्तित विसर्प, एक विसर्प है। अगर नदी पुनः उत्थान करती है तो इस विसर्प में ही एक और विसर्प बन जाए छोटा सा अंदर, और इसे ऐसा लगता है कटा हुआ, कि घाटी को दोबारा काटा हुआ है। इसको बोलते हैं अर्धकर्तित विसर्प। संप्राय मैदान, संप्राय मैदान उसको बोलते हैं जब पूरा नदी का एरिया समतल हो जाए और बीच में कुछ टीले उठे, उनको तो क्या बोलते हैं? मोनाडक। और जो पूरा मैदान है उसको क्या बोलते हैं? संप्राय मैदान। नदी की निक्षेपणात्मक शिलाकृतियाँ। देखो जब नदी पहाड़ से मैदानी में प्रवेश करती है तो वेग में अचानक कमी से निक्षेपण चालू हो जाता है। यानी कि देखो जैसे हम एक बाल्टी है, बाल्टी में थोड़ा सा कचरा भरा हुआ, ऊपर पानी भरा हुआ है, तुमने पानी डोला तो पानी तो आगे बह गया, मगर कचरा कहाँ? एक जगह इकट्ठा हो गया। जब पानी डोलते हो ना, वैसे ही जब नदी ऊपर से सामान लेके आ रही है, मगर जैसे उसका वेग कम होगा तो यहाँ पर पर्वत से, जैसे ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है पर्वत से। अब देखो यहाँ से आ रही तो यहाँ तो तेजी से मलबा आ रहा था, पानी आ रहा था। अब ये मलबा यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा, पानी आगे चल जाएगा। इस मलबे को हम क्या बोलेंगे? निक्षेपण। और ये निक्षेपण का जो पंख के रूप में होता है उसको बोलते हैं जलोढ़ पंख। जब ये निक्षेपण पंख के रूप में होता है तो जलेढ़ पंख, और शंकु के रूप में होता है अधिक ढलान वाला तो उसको बोलते हैं जलोढ़ शंकु। गुम्फित नदी, जब नदी तलछट भाग भार अधिक हो जाता है तो नदी कई छोटी छोटी शाखाओं में जाती है। देखो बीच बीच में निक्षेपण ज्यादा हो गया, उसका प्रवाह कम हो गया, तो अलग अलग चैनल्स में या शाखाओं में बढ़ जाती है नदी, तो उसको बोलते हैं गुम्फित नदी, ब्रेडेड रिवर। इसके अलावा देखो नदी विसर्ग, नदी विसर्ग अपर्दन और निक्षेपण दोनों का परिणाम है। इसमें क्या है? देखो इधर से नदी जाएगी तो ये कटाव करेगी, तो यहाँ अपर्दन होगा, और यहाँ पर क्या होगा? निक्षेपण। एक तरफ तो होगा निक्षेपण और एक तरफ होगा अपर्दन। गोकुर झील, देखो नदी विसर्प से, अगर नदी सर से मुख्य नदी सीधी वापस लौट नहीं रही है, जैसे ये नदी ऐसे घूम रही थी, अब उसके बजाय ये इधर घूमने लग, इधर ही जाने लग जाए, तो ये क्या बचेगा? नदी विसर्प या ये गोकुर झील। नदी विसर्प का जो पार्ट बचेगा वो क्या बोला है? गोकुर झील। प्राकृतिक तटबंध, नदी के किनारे से, जैसे ये नदी है तो ये नदी के किनारे हैं अपने, ये और ये, और यहाँ पर जो निक्षेपण का जमा होता है उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक तटबंध। और नदी अपने मैदान में जो समतल क्षेत्र या उपजाऊ मिट्टियाँ लेके आती है उसको क्या बोलते हैं? बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान कैसा होता है? खादर, बांगर, ठीक है। डेल्टा, डेल्टा क्या है? नदी के मुहाने जहाँ पर समुद्र या झील में मिलती है और तिकोने आकार में तलछट का जमाव करती है। ग्रीक भाषा में ये डेल्टा हेरोडोटस ने प्रयोग किया था। किसने? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस प्रयोग किया था पहले, किसके लिए? नील नदी के लिए, नील नदी के लिए, ठीक है। तो डेल्टा के निर्माण के लिए कौन कौन से हो सकता है? एक तो अधिक अवसाद भार होना चाहिए, यानी कि निक्षेपण के लिए मेटेरियल ज्यादा होना चाहिए। एक होता है समुद्र, एक समुद्र का किनारा पास होना चाहिए, गहरा नहीं होना चाहिए। जो है ना, एक यहाँ से इतने दूर से गिरेगा तो पूरा मलबा यहाँ जमा होगा, यहाँ कोई डेल्टा नहीं बनेगा। अगर उतला किनारा है, यहाँ पर सागर तले और यहाँ पर मलबा जमा होगा। और कमजोर समुद्री लहरें, ज्वार भाटा इतनी शांत होना चाहिए कि तलछट को भागने लगे। अगर ज्वार भाटा तेज आया तो ये मलबे को भाग के दूसरी जगह ले जाएगा। लंबा नदी मार्ग, ताकि नदी में पर्याप्त मात्रा में कटा हुआ तलछट हो, यानी कि नदी का मार्ग कैसा होना है? लंबा और चौड़ा। जैसे हमारे हिमालय से निकलने वाली नदियां ज्यादा डेल्टा बनाती है, जबकि जो पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं वो न के बराबर डेल्टा बनाती है। डेल्टा के प्रकार देखो, एक तो चापाकार डेल्टा, या धनुष या पंखे के आकार का, जिसका बाहरी किनारा गोल हो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चापाकार डेल्टा। उदाहरण नील नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। पंजाकार डेल्टा, देखो ये पंजे की तरह डेल्टा है, पंजाकार डेल्टा। ब्रेड फुट भी बोलते हैं इसको, जैसे ब्रेड का पेड़ होता है ना वैसा। नदी की शाखा समुद्र
समुद्र समुद्र से में दूर तक पक्षी के पंजे कारण फैलती है। ये कब होता है? बारीक कण होते हैं, जब तलछट के कण बारीक होते हैं ना, बारीक कण होते हैं तब बनता है। उदाहरण मिसिसिपी का नदी। वर्धमान डेल्टा, डेल्टा, ये समुद्री लहरें नदी के तलछट को दोनों ओर फैला देती है। समुद्र की लहरें ना जो उसको दोनों तरफ फैला देती है। इसके कारण एक नुकीला दांत के आकार का डेल्टा बनता है, जिसे टाइबर नदी। एक ज्वारनद डेल्टा ये बनता है अपना जब नदी का मुहाना समुद्र में डूबा हो और तलछट मुहाने के अंदर ही, जैसे एक खाड़ी हो तो मुहाने के अंदर ही जमा होता जाए इस मुहाने में, तो उसको बोलते हैं ज्वारनद डेल्टा। इसके अलावा अपना पालीयुक्त डेल्टा, कई पालियों में वाला डेल्टा, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, उसको बोलते हैं पालीयुक्त डेल्टा। परित्याग डेल्टा, जब नदी अपना मार्ग बदल लेती है तो पुराना डेल्टा सूख जाता है और वो दूसरा नया डेल्टा बनाने लग जाती है, और परित्याग डेल्टा। अवरोधी डेल्टा, जब तेज समुद्री धारा डेल्टा के विकास को रोक देती है, उसको बोलते हैं अवरोधित डेल्टा। भूआकृतिक महत्व, नदी स्थलाकृतियों न केवल पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को दर्शाती है, बल्कि यह मानव सभ्यता, कृषि, उपजाऊ और जटिल पारिस्थितिक तंत्र का आधार भी होती है। कि नदी हमारे पारिस्थितिक तंत्र का आधार है, क्योंकि पानी तो जीवन है। अब देखो, विश्व में डेल्टाओं के वितरण का प्रकार। चापागार डेल्टा सबसे ज्यादा मिलता है, कितना पता? 30%। पंजगार डेल्टा 25%, ज्वारमुख डेल्टा 20% और मिश्र डेल्टा 25%। सबसे ज्यादा मिलता है चापागार डेल्टा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए वीडियो पसंद आया हो तो। और